नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रभात एग्जाम की डेली करंट अफेयर सीरीज में। हमें बहुत ही खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि आज से हर रोज रात्रि 8 बजे आपके सामने हम लेकर आएंगे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। तो ये सीरीज देखने का क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप फैक्ट्स याद रखें, पर आजकल एग्ज़ाम्स फैक्ट्स पे तो ज़ोर दे ही रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़ोर है एनालिसिस पे कि आपको समझ हो इश्यूज़ की अच्छे से। तो ये जो हमारी सीरीज़ चलेगी, इसमें हम फैक्ट्स भी देखेंगे और उसके साथ एनालिसिस भी करेंगे। एक एडिटोरियल जो भी इम्पोर्टेंट होगा उस दिन का, उसका हम एनालिसिस करेंगे। बाकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। बीच बीच में मैं आपसे सवाल भी पूछती रहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स लिखते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से। देखिए, आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम वर्ल्ड बैम्बू डे जो 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। फिर जो हाल ही में रमन मैगसेसे अवार्ड दिए गए हैं, उनका जिक्र करेंगे। रोज़ ये भी कोशिश रहेगी कि सरकार की एक स्कीम से आपको रूबरू करवाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स पे हर एग्ज़ाम में बहुत फोकस होता है। तो आज की जो स्कीम है वो हाल ही में लॉन्च की गई विश्वकर्मा स्कीम है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हर एग्ज़ाम का। तो वहाँ पर हम देखेंगे जो G20 समिट हुआ, उसमें इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सिग्नेचर हुए, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर पहले एक बात सुनिए, हम बैम्बू इंटरनेशनल बैम्बू डे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो बैम्बू से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, बैम्बू का एक छोटा सा बीज ज़मीन में लगाया जाता है और बहुत साल तक वो कोई असर नहीं दिखाता है, एंड सडनली एक 90 फीट ग्रो कर जाता है वो सिर्फ 6 वीक्स के टाइम में। यानी 5 साल तक आपको उसमें कोई ग्रोथ नहीं नज़र आई और 5 साल बाद 6 हफ्तों के अंदर अंदर इट ग्रू 90 फीट। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें एक वैल्यू सीखने को मिलती है, परसीवरेंस। परसीवरेंस। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं? अपने एथिक्स के आंसर में। यूपीएससी और ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में एथिक्स का पेपर होता है, तो वहाँ पर, और इवन अपने एस्से में इस एग्जाम्पल को, इस कोटेशन को, ये जो अभी मैंने आपको बताया, इसका आप वर्णन कर सकते हैं अपने एसेज में, अपने एथिक्स में, परसिवरेंस की जहाँ या पावर दिखानी हो। तो ये कह रहे हैं कि आप खुद भी इस चीज़ में विश्वास रखिए कि जो हमें दिखाई देते हैं कि ये तो एकदम से सक्सेस हो गया, ओवरनाइट सक्सेस है, वो ओवरनाइट नहीं होती है, उसमें साल दर साल की मेहनत जुड़ी होती है। इसीलिए आप सब भी मेहनत करते रहिए और एक दिन ज़रूर आपकी मेहनत सफलता में तब्दील होगी। तो यही हमें सीखने को मिलता है बांस के पेड़ या बैम्बू से। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे, जिसे सेलिब्रेट किया गया 18 सितंबर को, हर साल किया जाता है ना। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया कि इस दिन को हम बैम्बू डे मनाएंगे? वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये क्या है? एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो बैम्बू प्रैक्टिशनर्स से रिलेटेड है, यानी जो लोग बैम्बू की खेती करते हैं, बैम्बू का इकोनॉमिक ट्रेड करते हैं, उनसे रिलेटेड एक बॉडी है। एंड इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ बैम्बू और बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स फॉर द सेक ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है बैम्बू, और जो लोग इसका इकोनॉमिक यूज़ करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है। अच्छा, बैम्बू का इतने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने देखे होंगे बैम्बू की बनी हुई घर भी बनते हैं, बैम्बू के फर्नीचर भी बनता है, बास्केट्स भी बनते हैं, छोटी बड़ी कितनी चीज़ें बैम्बू से बनती हैं। तो इसलिए इसको एक वर्ड दिया जाता है, पुअर मैन्स टिम्बर। एमसीक्यू आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगी कि इनमें से पुअर मैन्स टिम्बर किसे कहा जाता है? बैम्बू को कहा जाता है, शीशम को कहा जाता है, नीम के पेड़ को कहा जाता है, या फिर किसी और पेड़ का जिक्र हो सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर बैम्बू होगा। बैम्बू को बोलते हैं कि गरीब आदमी की लकड़ी है, पुअर मैन्स टिम्बर, क्योंकि इसका इतने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जहाँ पर जो लैंड है, ज़मीन है, वो डिग्रेड कर गई हैं, वेस्ट लैंड बन गई हैं, तो उनको दोबारा से रिक्लेम करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हम बैम्बू की खेती कर सकते हैं। यानी बैम्बू को कोई बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं चाहिए उगने के लिए, ठीक।
नेक्स्ट, नेशनल बैम्बू मिशन। तो इस मिशन के तहत हमें ये पता लगता है कि इंडिया में 13.96 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया है अंडर बैम्बू, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा एरिया है किसी देश के पास, विच इज़ अंडर द कल्टिवेशन ऑफ बैम्बू। अच्छा, अगर बैम्बू की स्पीसीज देखी जाए, एक प्रजाति नहीं होती ना, बहुत सारी प्रजाति होती है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम है बैम्बोसा वल्गैरिस, ठीक है, बैम्बोसा वल्गैरिस इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, तो अभी इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज चाइना में देखने को मिलती हैं और इंडिया में दूसरे नंबर पे 136 स्पीसीज हैं बैम्बू की, राइट। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप भारत को देखते हैं तो ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बैम्बू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करिए कि किस स्टेट में, किस एरिया में सबसे ज़्यादा बैम्बू कल्टीवेशन इंडिया में होता है। अब इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं। पहला है बैम्बू क्लस्टर्स। देखिए 9 स्टेट्स में 22 बैम्बू क्लस्टर बनाए हुए हैं, जिसमें गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका। तो इन स्टेट्स में देर आर बैम्बू क्लस्टर्स जो प्रमोट करते हैं बैम्बू की कल्टीवेशन। उसके अलावा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं, इसमें क्या आ जाता है आपका, केन्स, बैम्बू, फोडर, लीव्स, रेजिन्स, ये सब वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, जो आपको जनजातीय हमारे लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, उनको जंगलों से जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। इसी डेफिनेशन में डाला हुआ है बैम्बू को भी। तो यहाँ से इस वजह से बैम्बू पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है बैम्बू की खेती पर, ठीक। तो इस तरीके से भी सरकार इसको सपोर्ट करती है बैम्बू की कल्टीवेशन को। एक और बात समझिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछ ली जाएगी और मेंस में तो आप इसको लिख ही सकते हैं। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, तो इस एक्ट के तहत ना एक डेफिनेशन है ट्री। तो ट्री की डेफिनेशन में बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं कि इसको भी हम पेड़ मानेंगे, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, और इनको उगाने के लिए, काटने के लिए, इनका व्यापार करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब जो भी चीज़ें ट्री के अंडर आ रही हैं तो उनका तो उगाने और उनको इकोनॉमिक यूज़ करने में थोड़ी सी मुश्किलें हैं, रेगुलेशंस हैं। इसलिए सरकार ने ट्री की डेफिनेशन से बैम्बू को बाहर निकाल दिया, जिसका ये मतलब है कि अब बैम्बू का कल्टीवेशन करने के लिए, उसका बिजनेस करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फेलिंग या ट्रांजिट परमिशन लेनी पड़े। बैम्बू काटने के लिए या बैम्बू का ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको अभी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे भी एनकरेज होता है बैम्बू का कल्टीवेशन। इसके अलावा 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी अगले 5 साल में, जो बैम्बू के कल्टीवेशन को भी प्रमोट करेंगी। तो ये पढ़ा हमने बैम्बू के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है रमन मैगसेसे अवार्ड, जो हाल ही में दिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड को ना एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है, तो इतनी महत्ता है इस अवार्ड की। 1957 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका हाईएस्ट अवार्ड है ये, ठीक है। और किन लोगों को दिया जाता है, जो एशिया के लोग हैं जिन्होंने भी बहुत एक्सेप्शनल स्पिरिट दिखाई है लोगों को सर्व करने में। और ये किसके नाम पे दिया जाता है, रमन मैगसेसे थे ये, ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, तो उनके नाम पर, उनकी स्मृति में इसे दिया जाता है। कब, अगस्त 31 को, हर साल अगस्त 31 को। नाउ अब अवॉर्डीज को मिलती है एक सर्टिफिकेट, एक मेडल, और उस मेडल पे आप देख सकते हैं, ये है मेडल, रमन मैगसेसे अवार्ड का जो मेडल है ऐसा है, तो इस पे इनकी आकृति बनी हुई है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी को मालूम है कि ऐसे कौन से पहले इंडियन थे जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड मिला, तो अगर मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ, उनका नाम था विनोबा भावे जी। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। ये जुड़े हुए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, ए। दूसरा, ये जुड़े हुए थे स्वदेशी मूवमेंट से, सी। ये जुड़े हुए थे भूदान मूवमेंट से, ठीक है। और चौथा है डी, ये जुड़े हुए थे आपके जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं, पीजेंट मूवमेंट, एका मूवमेंट, ठीक है, एका मूवमेंट। तो आपको इन सब में से बताना है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल हो गया यहाँ से, ठीक है। आपको बताना है कि विनोबा भावे जी इनमें से किस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, और इसका आंसर जो भी है ए, बी, सी या डी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कल मैं इसका जवाब आपको दूंगी जब हमारा अगला सेशन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो किन सर्विसेज में मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट सर्विस में भी मिलता है। अगर कोई बहुत ही अच्छी किसी गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच में बहुत अच्छी जन सेवा का काम करता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर या फिर मिलिट्री में, तो उनको गवर्नमेंट सर्विसेज की कैटेगरी में रमन मैगसेसे अवार्ड मिलता है। पब्लिक सर्विसेज में भी मिलता है, कम्युनिटी लीडरशिप में कि आपने कम्युनिटी के प्रति कितनी सेवा भाव दिखाया है ना, और जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, इन सब इस कैटेगरी में भी रमन मैगसेसे अवार्ड मिलता है। पीस और इंटरनेशनल रिलेशन, आपने शांति, सौहार्द, भाईचारा, टॉलरेंस, ये सब बनाने में कितनी भूमिका निभाई। देन इमरजेंट लीडरशिप, किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हु इज़ 40 ईयर्स ऑफ एज या उससे कम, जिन्होंने कोई सामाजिक चेंज लाने के लिए, सोशल चेंज लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया हो। तो इस बार जो इंडिया से जिन्हें मिला है रमन मैगसेसे अवार्ड, उनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। तो कौन है ये? देखिए, इनको पहले भारत सरकार भी पद्मश्री दे चुकी है, डॉक्टर आर रवि कन्नन। ये डायरेक्टर हैं कचहर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, असम के। और इनको ये अवार्ड मिला, किस लिए मिला? क्योंकि जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें एक तरीके से क्रांति लेकर आए, प्रो पुअर बनाया, यानी गरीब लोगों को मुफ्त में ट्रीटमेंट दिया, खाना दिया, उनको रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाया और एम्प्लॉयमेंट भी दिया जो लोग उनकी सेवा कर रहे थे, जो केयर गिवर्स थे पेशेंट्स के साथ। तो इस तरीके से ही डिड अ एक्सेप्शनल सर्विस। वैसे चेन्नई से हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। पद्मश्री डॉक्टर आर रवि कन्नन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और असम में बेहतरीन कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनकी सेवाओं के लिए इनको रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है इंडिया की तरफ से। इसके अलावा और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये तो डॉक्टर रवि कन्नन ही है, इनके अलावा 3 लोग और हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला। किस लिए? देखिए, एक है कोरवी रक्षंद, ये बांग्लादेश से हैं, फॉर डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए बांग्लादेश में, इनको ये अवार्ड दिया गया। फिर तिमोर लेस्टे से हैं यूजीनिया लिमोस, जिनको ये मिला नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू हाउ यंग तिमोरीज व्यू नेचर। तो नेचर पे काम करने के लिए मिला है यूजीनियो लेमिस को। कोरवी रक्षांत को मिला है इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करने के लिए, नॉन वायलेंस स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करने के लिए पीस बिल्डिंग में फिलीपींस से हैं मिरियम कॉर्नल फेरर। और डॉक्टर रवि कन्नन आर तो हैं इंडिया से, स्ट्रॉन्ग डिवोशन टू मेडिकल प्रोफेशन। तो ये हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया है, देख लिया है कि किन को ये अवार्ड मिले हैं इस बार। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम भारत सरकार की, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि विश्वकर्मा स्कीम किसको दी जाती है। देखिए, जो आर्टिजन्स होते हैं, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, छोटे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, तो इसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को कवर किया गया है। कौन कौन? जैसे जो कारपेंटर हैं, ठीक है, जो फर्नीचर बना रहे हैं, जो बोट नाव बनाते हैं, आर्मोर हैं, जो कोई ये जो अपने टूल्स होते हैं ये बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ, हैमर मेकर, लॉक स्मिथ, देन गोल्ड स्मिथ, सुनार, पोटर, कुम्हार, स्कल्पचर जो मूर्तिकार होते हैं, कोबलर, ठीक है, जिनको शू स्मिथ भी बोलते हैं, फुटवेयर आर्टिजन, चर्मकार, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है। देन मैसन जो होते हैं, राजमिस्त्री हैं, बास्केट ब्रूम बनाने वाले लोग, डोल या टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर जो मालाएं बनाते हैं, वॉशमैन, धोबी, टेलर, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर। तो एक बार अब एमसीक्यू में इन चार कोई आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पहचानना है कि कौन कौन कवर्ड है पीएम विश्वकर्मा स्कीम में। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका क्या मतलब होता है? एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें सेंटर स्पॉन्सर करता है, यानी कुछ पैसा सेंटर देता है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगाती हैं। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें पूरा खर्चा सेंटर गवर्नमेंट ही वहन करती है। तो पीएम विश्वकर्मा किस तरीके की स्कीम है? जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम देखनी है तो पहले उसका नाम, फिर मिनिस्ट्री का नाम, फिर ये देखिए सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फिर उसके बेनिफिशियरीज देखें कि उससे लाभ किसको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये 18 कैटेगरीज हैं बेनिफिशियरीज की। अब उस स्कीम की कुछ मेजर हाइलाइट्स भी देखनी चाहिए आपको। हाइलाइट्स क्या हैं? 13,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले दिया जाएगा इस स्कीम को। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स इन्वॉल्व हैं, जैसा हमने अभी देखा। आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपल को ना रिकॉग्निशन मिलेगी, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट भी मिलेगी और आईडी कार्ड भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें क्रेडिट सपोर्ट मिलेगी 1 लाख रुपए तक की और 2 लाख रुपए की सेकेंड टाइम विद कंसेशनल इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5% का।
उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा, जो ऑलरेडी उन्हें स्किल एक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा उनको अपग्रेड करेंगे, टूल किट इंसेंटिव देंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इंसेंटिव देंगे और मार्केटिंग सपोर्ट की वो जो अपनी सर्विस हैं उसको मार्केट में कैसे प्रमोट कर सकें। तो ये है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अच्छा, विश्वकर्मा जी कौन थे और विश्वकर्मा जयंती क्यों मनाई जाती है? देखिए, विश्वकर्मा पूजा जो है इसको विश्वकर्मा जयंती भी बोलते हैं। हिंदू कम्युनिटी इसे अपने एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती है। अब कौन थे विश्वकर्मा जी? ये डिवाइन आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने मतलब दैव्य शक्तियों के साथ ही इज अ आर्किटेक्ट, या फिर जिसे हम कहें भगवान के आर्किटेक्ट हैं ये, एंड ही इज़ वर्शिप्ड ऑन विश्वकर्मा जयंती। तो इस दिन जो वर्ल्ड्स क्रिएटर है, जिन्होंने दुनिया रचाई, लॉर्ड विश्वकर्मा, इन्होंने द्वारका बनाई थी जहाँ पे लॉर्ड कृष्ण रूल करते थे, भगवान कृष्ण। सतपथ्या वेद है जिसमें इनको इस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुई विश्वकर्मा जयंती। नाउ we'll be moving towards the editorial for the day। देखिए, G20 की साइडलाइंस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर को साइन किया गया है। इसको हम बोलते हैं इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस पर हस्ताक्षर हुए, इस पे सहमति बनी बिटवीन इंडिया, मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज और यूरोप की कुछ कंट्रीज। वो कौन सी कंट्रीज हैं अभी हम देखेंगे। इस पूरे जो एडिटोरियल है इसका सार क्या है मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। देखिए क्या हो रहा है, अभी जब इंडिया ट्रेड करता है यूरोप के साथ, तो वो ट्रेड किस रास्ते से पास करता है? वो मुंबई पोर्ट से होता हुआ, एंड इट गोज टू दिस रेड सी, इस इधर स्यूज कैनाल के थ्रू इट एंटर्स इनटू द मेडिटेरियन सी एंड देन इट गोज इन यूरोप। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। अभी बोला जा रहा है कि जो फिलहाल इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पे साइन हुए, इससे जो ट्रेड में टाइम लगता है वो 40% तक रिड्यूस हो जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक तो इफेक्टिवनेस आएगी, कॉस्ट कम होंगी, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, राइट। तो यहाँ पे इट इज़ विल ट्रांसलेट इनटू अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट। एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट का एक तरीके का इंटीग्रेशन है। और इंडियन गुड्स जो इस रूट के द्वारा जाएंगे वो यूरोप में सिर्फ 10 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे, विच इज़ 40% फास्टर, जैसा कि पहले स्यूज कैनाल से हम पहुंचा रहे थे, राइट। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बात और बोली जा रही है, पहले तो आप कंट्रीज देख लीजिए जो इसके पार्ट है। एक तो अपना इंडिया हो गया, कहाँ कब साइन हुआ है ये? G20 की समिट में। ठीक है, G20 समिट की साइडलाइंस पे इंडिया है, देन इवन UAE, ठीक है, इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन। तो ये होगी आपकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज, एंड देन इवन इजराइल इज अ पार्ट ऑफ दिस। उसके अलावा फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। सो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हैज़ बीन साइंड बिटवीन दीज कंट्रीज। अच्छा, एक चीज़ क्या बोली जा रही है कि चाइना का है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब हालांकि ये बातें कहीं नहीं जाती हैं ऑफिशियल फोरम्स में, बट इसको इसी तरीके से देखा जा रहा है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था चाइना का, ये उसको काउंटर करने के लिए है। अब चाइना के जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, डीप पॉकेट्स। ठीक है, और कैसी डिप्लोमेसी है उनकी? डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। इन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना से रिलेटेड सवालों में। तो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का क्या मतलब है कि जब भी वो कोई ऐसे BRI के थ्रू भी वो जो और देश हैं उनको कर्ज में डुबो देते हैं, बट इंडिया का जो ये प्लान है, इंडिया ने जो ये इनिशिएट किया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका कहीं भी ऐसा लक्ष्य नहीं है कि दूसरे देशों को कर्ज में डुबाया जाए, बल्कि ये अच्छा ट्रेड करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स को बेटर करना चाह रहे हैं, राइट। ये सब चीज़ें हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होगा? एक तो रेल और रोड, ठीक है, रेल, रोड, सी के थ्रू सारा ट्रेड होगा यहाँ पर, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प नॉर्मलाइज द रिलेशंस बिटवीन इजराइल, क्योंकि इसमें इजराइल भी है और बाकी गल्फ स्टेट्स भी हैं। गल्फ स्टेट्स जैसे UAE इज देयर, है ना, सऊदी अरेबिया इज देयर एंड जॉर्डन इज ऑल्सो देयर। सो द रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड द गल्फ कंट्रीज विल इम्प्रूव। मोर ओवर इट इज सेट, जो ये अपनी एक चीफ थी यूरोपियन कमीशन की, वो भी शी वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेंट इन G20। तो शी सेट कि ये जो एक डील हुई है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, इट इज़ नो लेस देन हिस्टोरिक, इट इज़ नथिंग लेस देन हिस्टोरिक। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है।
जो हुई है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट ईजी होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देन वी विल बी हैविंग बेटर रिलेशंस विद दीज कंट्रीज, हमारा टाइम बच रहा है सुएज कैनाल के थ्रू, वहाँ पे अब पायरेसी एंड अदर इश्यूज आर ऑल्सो देयर, ठीक है, तो हमें एक ऑप्शन मिल गया। देन BRI को भी हम काउंटर कर पाएंगे। मिडल ईस्ट को ये है कि वहाँ पर जो रेलवेज का नेटवर्क अच्छा बनेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो सी है, रोड है, रेलवेज हैं, सब तरीके से कनेक्शन हो रहा है, सी लाइंस भी बिछाई जाएंगी यहाँ पे। प्लस यूरोप विल हैव एक्सेस टू इंडियन गुड्स एंड मिडल ईस्ट गुड्स वेरी इजीली, है ना, तो जल्दी वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट वहाँ हो जाएंगी। सो इट इज़ अ हेल्दी एंड अ वेरी historic agreement that has been signed, India Middle East Europe economic corridor, right? So with this we have completed this current affairs session of today. Now I'll be asking you a question which is MCQ, you have to answer it कि जो India Middle East Europe economic corridor है उसमें which of the following countries is not a part of it, right? So India, right, India, UAE, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन, ठीक है, तो बहरीन इज योर ऑप्शन ए एंड देन यू हैव सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडिया। यू हैव टू चूज विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप corridor, right? So I will be waiting for your responses and please let us know if you are liking these sessions. फिर जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्स देंगे उसी हिसाब से हम और ऐसे लेक्चर्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, प्रभात एग्जाम के साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।